आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर मुगल पीरियड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। यूजुअली इधर से बहुत सारा क्वेश्चन जो आता है उसको फॉलोइंग किया जाता है। तो लेटर मुगल पीरियड अगर पढ़ रहे हो तो हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा तो मुगल पीरियड का टाइम पीरियड क्या था। तो अगर हम लोग देखते हैं कि मुगल पीरियड जो था मुगल टाइम पीरियड जो था ये 1526 जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था उधर से शुरू हुआ था एंड इट कंटिन्यू अप टू 1857। सो दिस इज द फुल फेज ऑफ मुगल पीरियड। मुगल पीरियड अगर बोला जाए तो इसका फुल टाइम पीरियड ये आता है। अब ये जो मुगल पीरियड है इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। क्या है, एक होता है अर्ली मुगल पीरियड, अर्ली एंड लेटर। तो अर्ली मुगल पीरियड जो है इसका टाइम पीरियड क्या आता है, ये जो था 1527 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां पर बाबर जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो होता है दिल्ली सुल्तानेट का लास्ट सुल्तान जो होता है इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है और जो है जो मुगल एम्पायर का वो क्या करता है, स्थापना करता है। तो उधर से शुरू करके ये जो था 1707 जो था इट इज अ वेरी रिमार्केबल डेट क्योंकि ये माना जाता है कि इसका डेथ था, दैट इज औरंगजेब। 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब का डेथ हुआ था। तो अर्ली मुगल पीरियड बोला जाता है जब बाबर जो है पानीपत में जो दिल्ली का लास्ट सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी उनको डिफीट करते हैं और उधर से लेके 1707 तक जब औरंगजेब जो लास्ट पावरफुल रूलर माना जाता है कहाँ का, मुगल एम्पायर का, ठीक है, उनका जब डेथ होता है ये वाला जो फेज होता है ये होता है अर्ली मुगल पीरियड। अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले आता है कौन, मुगल एम्पायर का जो स्थापना करते हैं बाबर, उसके बाद था हुमायूं, उसके बाद था कौन, अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो पहला जो 6 रूलर्स थे दे वर वेरी पावरफुल, इसलिए उसको अर्ली मुगल पीरियड बोला जाता है। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो टाइम पीरियड शुरू होता है मतलब फ्रॉम द 1707 टू 1857, ये जो टाइम पीरियड था इसको बोला जाता है लेटर मुगल पीरियड। इधर जो रूलर्स थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो रूलर्स ने रूल किए हैं दे वर वेरी मच वीक एंड अनवर्दी, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पीरियड है इसको लेटर मुगल पीरियड बोला जाता है। तो यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, लेटर मुगल पीरियड, मतलब इसका अगर टाइमिंग आप कुछ पढ़ते हो तो देखो लिखा हुआ गया है जो मैंने बोला अभी 1707 में जब जो औरंगजेब का जब डेथ होता है वाला लिखा हुआ है द डेथ ऑफ औरंगजेब, उधर से लेके जो 1857 जब रिवोल्ट हुआ था, 1857 में क्या हुआ था, सिपाही म्यूटिनी हुआ था। उस टाइम पे सिपाही म्यूटिनी जब हुआ था उधर उस टाइम पे मुगल एम्परर जो था बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जाफर भी बोला जाता है, तो उनको बाद में जो है जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया और उनको जो है डिथ्रोन किया गया, मतलब जो सिंहासन में वो बैठते थे उधर से उनको हटाया गया। तो ये जो कारनामा होता है वो कब होता है, 1857 में होता है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1707 से 1857 ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लेटर मुगल पीरियड, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेटर मुगल पीरियड का जब स्टार्ट होता है तो कौन सबसे पहले जो है मुगल एम्परर बनता है, उनका नाम था बहादुर शाह वन। मतलब इमीडिएट आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब कौन राजा बनता है, दैट इज बहादुर शाह वन जो है वो बनता है। उनका एक और भी नाम था दैट इज शाह आलम। उनका अगर असली नाम पूछा जाए तो वो था मुज्जाहिद, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी, ये जो दो नाम हम लोगों ने पढ़े ये उन्होंने एज्यूम किए थे, ठीक है। ही मुज्जाहिद जो थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ही एक्चुअली राइज ऑन थ्रोन और ही एज्यूम द टाइटल, बोला जाता है 2 टाइटल उन्होंने एज्यूम किए थे, कहीं पे उनको बहादुर शाह वन बोला गया है और शाह आलम उनको बोला जाता था, शाह आलम वन भी उनको बोला जाता था, ठीक है। तो उनका जो टाइम पीरियड था वो 1707 से 12 तक था। औरंगजेब डेथ के बाद उनका जो बड़ा बेटा था, ठीक है, जो बहादुर शाह, ठीक है, वो जो है एम्परर बनता है और उनको जो बोला जाता है देखो क्या, शाही बेखबर। मतलब ये जो बहादुर शाह था वो ही वाज वेरी वीक रूलर, उनको ज्यादा पता ही नहीं था क्या चल रहा है, जो उस टाइम पे एम्पायर था उसमें क्या चल रहा है उससे उनको कुछ लेना देना नहीं था। ही वाज अ वेरी एजाइल टाइप ऑफ कैरेक्टर, वेरी कैनिंग टाइप ऑफ कैरेक्टर। वो जो है ज्यादातर जितने भी हम लोग लेटर मुगल पीरियड में हम लोग जितने भी रूलर्स पढ़ेंगे ज्यादातर दे वर वेरी मच जो थे एंटरटेनमेंट करते थे, मतलब ये लोग
रूलिंग जो होता है, एक रूलर का जो नेचर होता है, वो उन लोगों में नहीं था। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही थे, बहादुर शाह भी ऐसे ही थे। वो हमेशा मौज मस्ती जिसको बोलते हैं उसमें वो लगे रहते थे, एंटरटेनमेंट में वो हमेशा शामिल रहते थे। तो इसीलिए उस टाइम का एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन था जिसका नाम था काफी खां। तो उन्होंने उनको बोला है क्या, काफी खां ने बहादुर शाह को क्या बोला है, शाही बेखबर। मतलब क्या चल रहा है, मतलब जो राजपाट में क्या चल रहा है उससे उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, उनसे उनको कुछ जानकारी नहीं है। तो उनको इसलिए शाही बेखबर बोला जाता था। और किसने ये वाला टाइटल दिया था, दैट इज काफी खान। ओके, उनके बाद जो रूलर बनता है उनका नाम है जहांगीर शाह। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह और कौन बनता है, बहादुर शाह। अब उनके जहांगीर शाह बनता है। अब ये जो टाइम था, मतलब जहांगीर शाह के टाइम से क्या होता है, जो नोबल्स थे, नोबल्स मतलब कौन होता है उस टाइम पे मुगल पीरियड में, जो रिच क्लासेस के लोग होते हैं। ठीक है, रिच क्लासेस के जो लोग होते थे, जो बेसिकली क्या करते थे, जो बेसिकली रूलर और जो एम्पायर को बहुत ही इन्फ्लुएंस करते थे। जब आज जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, जैसे बहुत सारा एमिनेंट बिजनेसमैन है, बोला जाता है वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे ही उस टाइम पे नोबल्स जो है, उस टाइम पे बहुत ही रिच क्लासेस के, बहुत ही पावरफुल सेक्शन के लोग हुआ करते थे। तो वो हमेशा क्या करते थे, इधर से, मतलब अगर अब रूलर अगर वीक होगा ना, तो क्या होगा, इस टाइप का जो क्लासेस के लोग हैं, जो बहुत ही पावरफुल है, पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव रहते हैं, वो अब क्या करने लगे, मुगल एम्पायर को और मुगल एम्पर दोनों को ही वो इन्फ्लुएंस करने लगे। तो जहांगीर शाह के टाइम पे क्या हो गया, इधर से जो है नोबल जो है वो बहुत ही पावरफुल हो गया, रिच क्लासेस के लोग बहुत ही पावरफुल होने लगे। और ये लोग एक्चुअली में क्या बन गए, किंग मेकर्स। मतलब इतना पावरफुल ये लोग बन गए कि जो नोबल से ये अब डिसाइड करते थे कौन राजा बनेगा। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये वीक जो, क्यों इसको, इन लोगों को लेटर मुगल पीरियड में जो रूलर्स थे उनको क्यों वीक बोला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों में वो ताकत नहीं था, इन लोगों में वो कैपेबिलिटी नहीं था कि वो इतना बड़ा एम्पायर को वो चला सके। ठीक है, तो जितने भी नोबल्स थे वो आप क्या करने लगे, पूरा जो है कंट्रोल करने लगे। और ये जो नोबल थे, नोबल के हेल्प से जहांगीर शाह जो है राजा बना था, रूलर बने थे। इसलिए उनको बोला जाता है कि फर्स्ट पपेट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। पपेट मतलब होता है पुतला। ठीक है, पुतला रूलर मतलब ही बिकम द पपेट इन द हैंड्स ऑफ नोबेल। ठीक है, जो नोबेल्स थे उनके हाथ का पुतला बन गया, इसलिए उनको पहला मुगल एम्पायर माना जाता है, जो नोबेल्स के हाथ में पुतले होके काम करते थे। ठीक है, ये वाला याद रखना है। देखो लिखा हुआ है, जहांगीर शाह वाज द फर्स्ट पपेट रूलर इन मुगल रूलर। ठीक है, मुगल इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब उनके टाइम में देखो दो जो थे, वो दो जो नोबेल्स थे वो बहुत ही पावरफुल हो गए थे, जिनको उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर है, मिनिस्टरशिप है वो दिया गया था। उसमें से एक नाम होता है जुल्फिकार खान, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पावरफुल इंसान था। उनको वजीर बनाया गया था। वजीर मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। तो जुल्फिकार खान जो था उस टाइम पे, जहांगीर शाह के टाइम पे, वो बहुत ही अच्छे और वो कंट्रोल करते थे। बेसिकली जहांगीर शाह के नाम पे जुल्फिकार खान जो है वो क्या करते थे, रूल करते थे। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर शाह। ठीक है, और जहांगीर शाह जो थे वो मराठा राजपूत, ठीक है, इनके साथ जो है अच्छा रिलेशन रखते थे। और इसलिए अच्छा रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, जो जिजिया टैक्स जो था उसको क्या कर लिया, हटा लिया। जिजिया टैक्स जो पता है आप लोगों को, जो जिजिया टैक्स उस टाइम पे दिया जाता था, जो नॉन मुस्लिम होते थे उन लोगों को देना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे जो रूलर थे वो मुस्लिम थे, और जो नॉन मुस्लिम थे उनको ये वाला जो रिलीजियस टैक्स है उसको पे करना पड़ता था। तो जहांगीर शाह को लगा कि भाई अच्छा रिलेशन रखना है, तो जो भी नॉन मुस्लिम है उनके ऊपर जो जिजिया टैक्स है उसको हटाना पड़ेगा। तो वही उन्होंने किया। उन्होंने राजपूत से लेके जो मराठा है, जो जिनके ऊपर जिजिया टैक्स पर इम्पोज किया जाता था, उसको उन्होंने हटा दिया। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जो जिजिया टैक्स है इससे पहले कौन इम्पोज किए थे, इससे पहले इम्पोज किए थे औरंगजेब। अब जिजिया टैक्स का हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, not going to discuss this in this section particularly. Here we are keen to discuss on the later Mughal period. अभी आप लोगों को याद रखना है कि औरंगजेब के टाइम पे जो हुआ था, जिजिया टैक्स को फिर से इम्पोज किया गया था। उससे पहले अकबर ने जिजिया टैक्स को उसको उठा लिया था। अकबर पहला रूलर थे मुगल एम्परर, जिन्होंने, मुगल के वो पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किए थे, जिजिया टैक्स को उठा लिया था। उसके बाद फिर से जो है इसको इम्पोज कर दिया, किसने, औरंगजेब ने किए थे।
उसके बाद आफ्टर औरंगजेब जो थे, दैट इज जहांगीर शाह जो थे, उन्होंने फिर से क्या किए, अच्छा रिलेशन बनाने के लिए हिंदू लोगों के साथ उन्होंने जिजिया टैक्स को फिर से उठा लिया। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो, जिजिया टैक्स जो होता है नॉन मुस्लिम के ऊपर ये वाला दिया जाता है। अब उनके टाइम पे यू कैन सी द नेम ऑफ वन डांसर दैट इज कॉल्ड लाल अनवर, वो बहुत ही पावरफुल हो गया था। ठीक है, तो लिखा हुआ है डांसिंग गर्ल। ठीक है, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप के रूलर थे। ये एक मुगल एम्परर, उनके टाइम पे जो है एक डांसिंग गर्ल जो है वो जो है इतना पावरफुल बन जाता है कि वो अपने तरह से जो है रूलर के नाम पे शासन शुरू कर देता है। मतलब बोला जाता है डांसिंग लाल कंवर जो थे, उनके उनके पास जाके जो जहांगीर शाह थे वो हमेशा पड़े रहते थे, और मतलब जितने भी रॉयल फॉरमन होता था, जितने भी रॉयल ऑर्डिनेंस होता था, उसको लाल कंवर बाद में जारी कर देते थे। किसके नाम पे? जहांगीर शाह के नाम पे। होता है ना, कोई जो रूलर होता है वो क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस या एक्ट देता है कि ये वाला घोषणा किया जाता है, ऐसे करके। तो हुआ ये था कि जहांगीर शाह के टाइम पे बाद में जितने भी रॉयल फरमान या रॉयल जो ऑर्डिनेंस, रॉयल एक्ट जो जारी किया जाता था, लाल कुंवर के नाम पे किया जाता था। यू कैन इमेजिन कि कितने ये जो थे रूलर थे, कितने इनकेपेबल थे। उनको हटा के अब जहांगीर शाह को हटा दिया गया उनके टाइम। उसके बाद जो राजा बना, कौन बना? फारूक शेर। अब फारूक शेर को राजा बनाने से, रूलर बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था जिन लोगों का, वो था सैयद ब्रदर्स। देखो इधर लिखा गया है, फारूक शेर जो है जहांगीर शाह को हटा के वो राजा बना, रूलर बना, लेकिन उनके पीछे, राजा बनने के पीछे दो भाई का हाथ था, दो किंग मेकर्स जिनको बोला जाता है सैयद ब्रदर्स। एक का नाम था हुसैन अली और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खान। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, दे वर कॉल्ड सैयद ब्रदर्स। ये लोग भी नोबल्स थे, बहुत ही पावरफुल दो ब्रदर्स थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जहांगीर शाह को हटा के फारूक शेर को जो है राजा बना। ठीक है, अब नेचुरली जो होता था, अगर फारूक शेर जब राजा बना तो उन्होंने क्या किए, ये जो 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 सैयद ब्रदर्स थे, उन लोगों को हाई पोस्ट उन लोगों को दिया गया। तो देखिए क्या दिया गया, मीर बख्शी। मीर बख्शी जो पोस्ट है, मीर बख्शी मतलब होता है द हेड ऑफ द जनरल, जनरल जो जनरल ऑफ द आर्मी, मतलब जो आर्मी होता है उसका अगर हेड होता है उसको बोला जाता था मीर बख्शी। मतलब यू कैन से सेनापति। तो सेनापति किसको बनाया गया? दैट इज हुसैन अली खान को बनाया गया। एंड वजीर, वजीर मतलब अभी हम लोगों ने पढ़े प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? अब्दुल्ला खान। तो फारूक शेर जो हुआ था, फारूक शेर राजा बने थे, रूलर बने थे, किसके हेल्प से? सैयद ब्रदर्स के हेल्प से। जैसे ही वो राजा बने, उन्होंने क्या किया, सैयद ब्रदर्स जो थे उन लोगों को हाई पोस्ट ऑफर किए, और वैसे मीर बख्शी जो है, जो आर्मी हेड जिसको बोला जाता है, उसको बनाया गया किसको? वो वाला पोस्ट ऑफर किया गया किसको? हुसैन अली खान को। और वजीर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया अब्दुल्ला खान। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना। उसके बाद देखिए बांदा बहादुर जो था, बांदा बहादुर एक सिख एक मतलब लीडर थे। उनको क्या किया गया, उस टाइम पे फांसी पे चढ़ाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि औरंगजेब के टाइम पे जो 9th सिख गुरु थे तेग बहादुर, ठीक है, औरंगजेब के टाइम जो 9th सिख गुरु थे तेग बहादुर, उनको फांसी पे चढ़ाया गया था। इधर याद रखना है, बांदा बहादुर जो है वो रिलीजियस टीचर नहीं थे, वो एक लीडर थे, सिख लीडर। उनको क्या किया गया, उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनको फांसी दे दिया। किसके टाइम पे? फारूक शेर के टाइम। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। तो मतलब इससे क्या बना, मतलब जो सिख एम्पायर था, वैसे ही सिख लोगों के साथ जो मुगल का जो लड़ाई वो तो चलता ही था, उस टाइम पे चल रहा था। बांदा बहादुर को जैसे ही फांसी दे दिया, उन्हें लड़ाई जो था सिख और मुगल के बीच में, वो और भी क्या हो गया, और भी भयानक हो गया। ओके, उसके बाद देखो फारूक शेर ने एक और ब्लंडर कर दिया। क्या कर दिया? 1707 में फारूक शेर ने क्या किया, एक फरमान जारी किया। फरमान जिसको बोलते हैं फारूक शेर फरमान बोला जाता है। देखो जारी किया उन्होंने 1717 में, जिसके थ्रू क्या बोला गया, जिसके थ्रू बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो फ्री में, विदाउट एनी, देखो एक्सटेम्प्टिंग मतलब छाड़ देना, एक्सटेम्प्टिंग द कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, मतलब बंगाल में, मतलब ये जो फारूक शेर फरमान था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट था। इसके थ्रू क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में फ्री में वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रैक्टिस करने का उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। फ्री देखो लिखा हुआ है, एक्सटेम्प्टिंग कस्टम ड्यूटीज फॉर ट्रेडिंग थ्रू बंगाल। बंगाल में उन लोगों को फ्री में ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रेड प्रैक्टिस करने का अनुमति उन लोगों को मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये जो सैयद ब्रदर्स थे, जब फारूक शेर को लगा कि सैयद ब्रदर्स जो है
वो उनके साथ बिट्रे कर रहा है, तो फारूक जो है सैयद ब्रदर के खिलाफ वो आप आवाज उठाने लगे। तो उस बीच क्या हो गया, सैयद ब्रदर ने क्या किया, सैयद ब्रदर ने देखो इधर एक इंसान का नाम आता है जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, जो कौन थे, मारोठा पेशवा थे। अब अगर हम लोग शिवाजी पढ़ते हैं तो देखते हैं शिवाजी के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको पेशवा बोला जाता है। तो सबसे पहला पेशवा जो था मराठा एम्पायर वो था बालाजी विश्वनाथ। तो फारूक शेर को हटाने के लिए सैयद ब्रदर्स से बालाजी विश्वनाथ से मदद मांगे और उनके हेल्प से जो है सैयद ब्रदर्स से फारूक शेर को क्या किया, पावर से हटा दिया। देखो लिखा हुआ है फारूक शेर को मार दिया गया। ऐसे करके जैसे ही फारूक शेर को पता चला, उनको लगने लगा कि भाई मेरे नाम पे जो है सैयद ब्रदर्स पावरफुल हो रहे हैं, तो फारूक शेर के साथ सैयद ब्रदर्स के जैसे ही लड़ाई लग जाते थे, सैयद ब्रदर्स से क्या किया, फारूक शेर को हटाने के लिए बालाजी विश्वनाथ से इन लोगों ने मदद मांगा और उनके हेल्प से फारूक शेर को क्या किया गया, मार दिया गया और पावर से हटा दिया गया। उनके बाद किसको बैठाया गया, उनके बाद पावर पे बैठाया गया दैट इज मोहम्मद शाह को, जिसका असली नाम था रोशन अख्तर। ये वाला बहुत बार क्वेश्चन देता है, रोशन अख्तर कौन थे, रोशन अख्तर वाज द पेक नेम ऑफ मोहम्मद शाह। ओके, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से जो है जिजिया टैक्स को फिर से उन्होंने, उसके बाद मैंने इससे पहले ही पढ़ा कि जहांगीर शाह के टाइम पे जिजिया टैक्स को उठाया गया था, फिर से उसको इम्पोज किया गया था किसके टाइम पे, फारूक शेर के टाइम पे। फारूक शेर के टाइम पे फिर से जिजिया जो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम के ऊपर होता था उसको इम्पोज किया गया था। फाइनली मोहम्मद शाह के टाइम पे उसको हटा दिया गया। ठीक है, दिस इज द लास्ट टाइम वी आर हैविंग द रेफरेंस ऑफ जिजिया टैक्स। तो फाइनली जिजिया टैक्स जो है लेटर मुगल पीरियड में किसके टाइम पे उसको हटाया गया, मोहम्मद शाह के टाइम। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या हो गया, उसके बाद मोहम्मद शाह को पता था कि सैयद ब्रदर्स जो है ये बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही कैनिंग है, तो उन्होंने जो है रूलर बनते ही सैयद ब्रदर्स को सबसे पहले उन्होंने पावर से हटा दिया, क्योंकि सैयद ब्रदर्स इससे पहले भी बिट्रे कर चुका था फारूक शेर के साथ। तो मोहम्मद शाह ने जैसे ही सैयद ब्रदर के हेल्प को राजा बने, सबसे पहले सैयद ब्रदर को पावर से हटा दिया। और ये जो सैयद ब्रदर्स को जब वो हटा रहा था पावर से, उनसे जो पावर छीन रहे थे, तब उनको सबसे बढ़िया जो हेल्प मिला था वो किससे मिला था, चीनकुली खान। तो याद रखना है मोहम्मद शाह के टाइम पे कौन था, चीनकुली था। उनको उन्होंने क्या दिया था, देखो निजामी मुल्क टाइटल दिया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देता है कि चीनकुली खान को कौन सा टाइटल दिया गया था, निजामुल मुल्क। किसने दिया था, निजामुल मुल्क जो टाइटल है मोहम्मद शाह ने दिया था। ठीक है, अब उनके टाइम पे क्या हो गया, उनके टाइम पे बहुत सारा जगह जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब अब धीरे धीरे जो है मुगल एम्पायर धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा है। बहुत सारा ऐसा जगह था जैसे हैदराबाद, अवध, ठीक है, ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया और जो है मुगल एम्पायर के हाथ से निकल गया। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। देखो लिखा हुआ है हैदराबाद, अवध, ठीक है, ये जो है ये अलग हो गया और किसके लीडरशिप में हुआ, सदत खान के नेतृत्व से हुआ। सदत खान जो थे अवध के वो लीडर थे, उनके नेतृत्व में क्या हो गया, अवध जो है इंडिपेंडेंट हो गया। मुर्शिद कुली खान जो थे वो बिहार और बंगाल का और उड़ीसा का वो क्या बन गया, नवाब बन गया। तो खुद को क्या घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मुर्शिद कुली खान जो बंगाल का फर्स्ट नवाब थे। ठीक है, मतलब मुर्शिद कुली खान देखो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वो उनके हाथ में था, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करके खुद को नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो मोहम्मद शाह थे उनको बुलाया जाता था रंगीला। उनका निवाजी इसलिए बुलाया जाता था, बहुत ही रंगीन मिजाज के थे, देखो लिखा हुआ है फन लविंग नेचर थे उनको। और उसके साथ साथ वो जो है कथक डांसर भी थे, कथक एक्सपर्ट थे, कथक डांस भी प्रैक्टिस करते थे। और उनके साथ साथ वो पहला एक मुगल एम्पायर था जो उर्दू लैंग्वेज को क्या करते थे, पैट्रोनाइज करते थे। वैसे तो मुगल एम्पायर का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज था, वो पारसी था, पार्शियल लैंग्वेज था, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा रूलर थे जिन्होंने उर्दू को उन्होंने पैट्रोनाइज किए थे, वो थे मोहम्मद शाह। ये आप लोगों को याद रखना। लेकिन उनके टाइम पे जो हुआ, नादिर शाह जो था ईरान से, देखो द रूलर ऑफ पर्शिया, ईरान के, वो जो है इंडिया पे अटैक किए और मुगल एम्पायर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, एक बैटल हुआ था जिसको बोला था बैटल ऑफ कर्नल। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, बैटल ऑफ कर्नल किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ कर्नल हुआ था, इट वाज बिटवीन मोहम्मद शाह एंड बिटवीन द नादिर शाह। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो नादिर शाह जब अटैक किए तो उन्होंने क्या किया, जो पीकॉक थ्रोन थे, पीकॉक थ्रोन जिसपे शाहजहां बैठते थे, उनको बनाया था पीकॉक थ्रोन, और कोहिनूर डायमंड को उसको पीकॉक थ्रोन में उसको इंसर्ट किया गया था। तो वे पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड जो था उसको उठा के ले गए। कौन ले गए, दैट इज नादिर शाह। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है,
तो इसके बाद और भी जो है मुगल एम्पायर जो थे और भी वीक हो गया। उसके बाद कौन राजा बना, उसके बाद अहमद शाह जब राजा बना तो उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, ठीक है। बेसिकली पूरा पावर जो है ऑलमोस्ट चला गया था। तो उनके टाइम पे भी देखो क्या हुआ था, उनके टाइम पे अहमद शाह के टाइम पे भी देखो क्या हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो थे वो अटैक किए थे कहाँ पे, अफगानिस्तान के रूलर थे। उनके टाइम पे बार बार अटैक होता रहा। अहमद शाह के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली जो थे वो बार बार अटैक करते करते देखो पंजाब मुल्तान जो जगह था वो जो है उनसे छीन लिया गया। मतलब धीरे धीरे अब ब्रेकडाउन हो रहा है, जगह जो है उनके हाथ से निकल गया है, निकलते जा रहे हैं, ठीक है। उनका जो वाजिद थे, मतलब अहमद शाह के जो प्राइम मिनिस्टर थे वाजिद थे, उन्होंने क्या किया, जिसका नाम था इमाद उल मुल्क, उन्होंने क्या किया, अहमद शाह को जो है ब्रूटली उनके साथ टॉर्चर किया गया है। अहमद शाह बहुत ही वीक रूलर थे, तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर था उसके उन्होंने उनको क्या कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया। और बोला जाता है कि उन्होंने उनको आग भी, उनका जो आग था, जो आंखें होता है वो भी क्या किया गया था, उसको उखाड़ लिया गया था। देखो ब्लाइंडेड ही एंड इम्प्रिजन, ठीक है, ब्रूटल। एक आप लोग को याद रखना है। मतलब अहमद शाह जो थे बहुत ही वीक रूलर थे, उनके साथ यही वाला किस्सा हुआ। उनके बाद कौन बना, उनके बाद जो राजा बना कौन था, शाह आलम टू। अब शाह आलम टू का जो टाइम पीरियड था वो थोड़ा लंबा था, बहुत दिन थे। वो उनका जो असली नाम था वो था अली गौहर। अब वो थोड़ा बहुत लिखते भी थे, वॉज वेरी लिटरेट पर्सन, तो वो लिखते भी थे। उनका जो पेट नेम था वो था आफ्ताब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देता है कौन सा ऐसे मुगल रूलर थे जो बाय नेचर ही वाज अ पोएट, तो वो था कौन, दैट इज शाह आलम टू थे। और उनका पेट नेम था, पेन नेम था आफ्ताब, ओके। तो उनके टाइम पे क्या हुआ था बेटा, उनके टाइम पे हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो लड़ा गया था कब, 1761 में। किसके बीच में हुआ था, इट वाज अहमद शाह अब्दाली। इससे पहले ही हम लोगों ने पढ़े, अहमद शाह अब्दाली ने आप जो है मुगल, इससे पहले अहमद शाह अब्दाली जो है मुगल एम्पायर पे अटैक किए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अब जो है अहमद शाह अब्दाली जो है डेक्कन रीजन जो आता है, मराठा रीजन जो आता है, उधर उन्होंने अटैक किया। और वो किसके साथ लड़ बैठे, वो लड़ बैठे मराठा के साथ। मतलब ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, ये किसके साथ हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो थे वो आए थे, और इसके साथ मराठा जो थे उनके साथ हुआ था। मराठा लीडर जो थे वो थे सदाशिव राव, ठीक है। सदाशिव राव जो थे वो जो है जनरल थे, वो लड़ रहे थे। हालांकि उस टाइम पे पेशवा कौन थे, बालाजी राव, बाजीराव जो थे वो पेशवा थे। और ये जो बैटल हुआ था, ये बैटल जो है एक डिवास्टेटिंग लॉस झेलना पड़ा था किसको, मराठा को, ठीक है। मराठा जो है उसमें हार जाता है, और सदाशिव राव जो है बैटल फील्ड में उनका डेथ हो जाता है। और ये सुन के उस टाइम पे जो पेशवा था बाजीराव बहुत ही वीक टाइप के इंसान थे। जब उनको पता चला कि अहमद शाह अब्दाली ने सबको हरा दिया, मार दिया, तो वो सुन के ही उनका हार्ट अटैक आ जाता है और उनका डेथ हो जाता है। मतलब ये जो बैटल था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये जो था मराठा एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, जहां सिर्फ उनको डिफीट नहीं झेलना पड़ा था, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, जनरल थे सदाशिव राव, उनका भी डेथ हो जाता है। और पेशवा उस टाइम पे बाजीराव जो था उनका भी डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। पूरा जो किस्सा हो रहा है किसके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके टाइम पे हो रहा है, शाह आलम टू के टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो उनके टाइम पे जो हुआ था, दैट इज बैटल ऑफ बॉक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बॉक्सर जब हुआ था, अब धीरे धीरे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हो गया, बैटल ऑफ बॉक्सर हो गया। कब हो गया, 1764 में। किसके बीच में हुआ था, देखो इधर लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और उसके साथ कौन कौन था, दैट इज बंगाल का जो नवाब था, जिसको पावर से हटा दिया गया था जोर जबरदस्ती, उसका नाम था मीर कासिम, एंड सुजाउद्दौला अवध के जो नवाब थे। मतलब बैटल ऑफ बॉक्सर आप लोगों को याद रखना है। बैटल ऑफ बॉक्सर किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडर थे उस टाइम पे जनरल थे, उनका नाम था हेक्टर मोनेरो, तो हेक्टर मोनेरो जो था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो लड़ रहे थे, वो जनरल थे। ऑन द अदर हैंड जो बंगाल के जो नवाब थे जिनको पावर से हटा दिया गया था, उनका नाम था मीर कासिम और सुजाउद्दौला, और उसके साथ कौन जुड़ गए थे, यानी शाह आलम टू। मतलब ये जो ट्रायो था, एक दिख में ट्रायो था, शाह आलम टू मुगल एम्पायर, ईस्ट इंडिया और बंगाल का जो डिपोज्ड नवाब जिसको पावर से हटाया गया था मीर कासिम, और सुजाउद्दौला जो था वो अवध का था। और उसके साथ किसका लड़ाई हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मोनेरो। ये जो लड़ाई हुआ था इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है, और इसके वजह से जो है बहुत सारा जो लॉस जो है सबको झेलना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो देखो लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सक्सेसफुली डिफीट कर देता है। और इसके बाद जो होता है बहुत सारे ट्रीटीज होता है, उसमें से इंपॉर्टेंट था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
मतलब उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर था शाह आलम टू, उनसे जो है जबरदस्ती उनसे बहुत कुछ जो है कंपेंसेशन लिया गया। देखो इसमें से एक था जबरदस्ती उनसे क्या लिया गया था, दीवानी राइट्स दिया गया, जिसके थ्रू क्या किया गया, दीवानी राइट्स ये हासिल किया गया था थ्रू इलाहाबाद ट्रीटी 1756 में हुआ था, 1765 में हुआ था, जिसके थ्रू क्या मिल गया, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, इसका पावर उन लोगों को मिल गया। देखो दे वर ग्रांटेड टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कलेक्ट टू राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। मतलब ये जो दिवानी राइट्स था, इसके वजह से क्या हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी आप क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला पावर उन लोगों को मिल गया। इससे पहले फारुखशेर फरमान जो था 1707 में आया था, जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में ट्रेड एंड कॉमर्स प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया था बंगाल में। और ये जो इलाहाबाद ट्रीटी था, उसके थ्रू जो है दीवानी राइट्स मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके थ्रू बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अब ये लोग क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन का पावर इन लोगों के हाथ में आ गया। अब इसका जो है ये लोग बहुत अच्छी तरह से गलत इस्तेमाल करने लगे थे। ये लोग क्या करते थे, जो रेवेन्यू उनके पास ये लोग इम्पोज करते थे, उससे ये लोग ज्यादा उठाते थे रेवेन्यू, और लोगों को बहुत ही एक्सप्लॉइट करने लगे थे, जिसका रिजल्ट क्या था, ये जो दीवानी राइट्स इन लोगों को मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग इतना शोषण किए कि 1707 में क्या हो गया, द ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल, द ग्रेट फैमाइन ऑफ बंगाल हो गया। बहुत ही एक, जहां पर बोला जाता है 5 to 6 लाख लोगों की डेथ हो गया है, जो ना खाते हुए। फैमाइन मतलब क्या होता है, जो भूखमरी होता है, वो वाला हो गया, ठीक है। और ये जो है शाह आलम टू को बोला जाता है पहला जो पेंशनियर रूलर बोला जाता है, शाह आलम टू को ईस्ट इंडिया कंपनी अब कंट्रोल करने लगे। उनको एंड ऑफ द ईयर उनको एक पैसा दिया जाता था, जिसके थ्रू वो आप रूल करने लगे। मतलब शाह आलम टू क्या बन गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनियर बन गए, ठीक है। उसके बाद आता है अकबर टू। देखो अकबर टू के टाइम पे जो हुआ था, जो ऑलरेडी मुगल एम्पायर जो है ऑलमोस्ट उनका जो ग्लोरियस हिस्ट्री था वो चला गया था। आप उनको पूरा कंट्रोल करते थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो लिखा हुआ है, ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर जो ब्रिटिश पैट्रोनाइज थे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पैट्रोनाइज करते थे। यू कैन इमेजिन कि एक टाइम पे क्या थे ये लोग। आप पहले नोबेल्स लेटर मुगल पीरियड में हम लोगों ने देखा, पहले फेज में नोबेल्स इनको कंट्रोल करते थे, आप ब्रिटिश जो है इनको कंट्रोल करने लगे। अब इनके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था। क्या हुआ था, राजा राममोहन रॉय जो थे, राममोहन रॉय को उन्होंने राजा टाइटल दिए थे। हम लोग क्या कहते हैं, राजा राममोहन रॉय। तो राममोहन रॉय जो थे उनको राजा टाइटल किसने दिया था, अकबर टू ने दिया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि राजा राममोहन रॉय को उन्होंने ब्रिटेन भेजा था, किसके पास, रानी के पास जो भेजा गया था। मतलब अकबर टू ने राममोहन रॉय को किसके पास भेजा था, उस टाइम पे जो रानी थे उनके पास भेजा था। इसलिए क्योंकि अकबर टू को कुछ और फेवर चाहिए था, ठीक है, कुछ फेवर, एक्स्ट्रा फेवर मांगने के लिए क्या किया गया था, ब्रिटेन के जो क्वीन थे उनके पास राममोहन राय को भेजा गया था। अब ब्रिटेन के जो क्वीन है वो जनरली राजा या उस टाइप के लोगों के साथ मिलते हैं, तो इसीलिए क्या किया, अकबर टू ने राममोहन राय को राजा टाइटल दे दिया। मतलब राजा टाइटल किसलिए दिया गया था, अपने फेवर के लिए, कि ताकि अकबर टू ने राजा टाइटल राममोहन राय को दिया कि राममोहन राय जाके ब्रिटिश क्वीन से मिले और अकबर के लिए, अकबर टू के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर लेके आए, ठीक है। देखो टू सीक रेज इन एलायंस, ये बात आप लोग को याद है, ओके। ये वाला याद है। उनके टाइम पे क्या हो गया था, उनके टाइम पे जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहली बार जो है उन्होंने बोला कि भाई ये मुगल एम्पायर नाम का कुछ है ही नहीं, पूरा जो पावर है, पूरा जो इंडिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स बोल रहे हैं अकबर टू के टाइम पे कि मुगल एम्पायर नाम का कुछ है ही नहीं, पूरा पावर, पूरा कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस टाइम पे इन लोगों का क्या मतलब पावर थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर जो है पूरा चल के बोल रहा है, और मुगल एम्पायर जो थे बहुत वीक थे। लास्ट मुगल रूलर जो थे वो कौन था, दैट इज बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जाफर। जाफर जो थे उनका पेन नेम थे, ये भी लिखते थे, तो इसलिए कहीं पे ऑप्शन दिया जाता है कि लास्ट मुगल रूलर कौन थे, बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जाफर, दोनों ही सेम है, एक ही इंसान का नाम है, ठीक है। लिखा हुआ देखो, ही वाज द लास्ट रूलर, ठीक है, मुगल एम्पायर। उनका जो पोएट थे, उनका जो पेन नेम थे वो जाफर थे, ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है। और इनके हाथ से सब कुछ छीन लिया गया था। अल्टीमेटली इनके हाथ से सब कुछ छीन के इनका रेड फोर्ट, जो जहां पर ये लोग बैठते थे, मतलब जो जहां पर मुगल एम्पायर बैठते थे, उससे उनको निकाल के रेड फोर्ट में एक छोटा सा जगह पे उनको कन्फाइन करके रखा गया था, ठीक है। मतलब सब कुछ चला गया था, कुछ था ही नहीं।
उस टाइम पे जो रिवोल्ट होता है 1857 में, अब ये जो सिपाही म्यूटनी होता है, जो सिपाही म्यूटनी के जो एजिटेटर्स थे, जो पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने क्या किया, जोर जबरदस्ती बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया, ठीक है, मतलब घोषणा कर दी। ये आप लोगों को याद रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि बहादुर शाह ने जो था, बहादुर शाह टू जो थे वो जो सिपाही म्यूटनी हुआ था उसमें वो हिस्सेदार थे या उसमें पार्टिसिपेट किए थे, ऐसा नहीं था। बट जो एजिटेटर्स थे, जो सिपाही म्यूटनी में जो सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो लोग जबरदस्ती जो है बहादुर शाह जफर को अपना लीडर जो है घोषणा कर देता। अब हुआ क्या था, बाद में जब सिपाही म्यूटनी को सप्रेस किया गया, ब्रूटली सप्रेस किया गया, सोल्जर्स को मारा गया, बाद में बहादुर शाह जफर जो थे उनको अरेस्ट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और पूरा जो है जो जिम्मेदारी है, पूरा जो एलिगेशन है सिपाही म्यूटनी के, वो किसके ऊपर की इम्पोज किया गया, बहादुर शाह के ऊपर। हालांकि बहादुर शाह का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं था, उनको जबरदस्ती सोल्जर्स ने उनको लीडर बनाया था। बाद में बहादुर शाह जफर के ऊपर पूरा जो है जिम्मेदारी या पूरा जो एलिगेशन से सिपाही म्यूटनी का उसको इम्पोज किया गया, और उनको क्या किया गया, उनको देखो, ये देखो, ही वाज चार्ज्ड टू गिल्टी, उनको जिम्मेदार ठहराया गया, एंड ही वाज डिपोर्टेड टू रेंगून, उनको एज ए पनिशमेंट उनको रेंगून में डिपोर्ट कर दिया गया, जहां पर 1862 में उनका डेथ हो जाता है। तो ऐसे करके जो लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर, उनका डेथ हो जाता है, एंड विद दिस द लेटर पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर केम टू एन एंड। ओके, तो ये जो चैप्टर था इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, कौन कौन सा रूलर था, कौन किसके बाद कौन आ रहा है, और किसके टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट जो इवेंट है उसको आप लोगों को फॉलो करना है। और इधर से जो क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर, उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, और हम लोग का ऑलरेडी इसके ऊपर काम हुआ है, आप लोग हमारा जो एमसीक्यू पैटर्न है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो आपको पूरा जो है क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करने के बाद ये जो लेसन प्लान है, लेसन है, इसके ऊपर पूरा आप लोगों को कंट्रोल आ जाएगा।